जादुई सोने और चांदी की 2 रसोई। कुसुम जब 5 साल की थी तभी एक हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद कुसुम के चाचा चाची ने उसका सारा जमीन जायदाद हड़प कर अपने नाम कर लिया और चुपके से कुसुम को एक कूड़ेदान में ले जाकर फेंक आए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। माँ, कहाँ हो आप? माँ, कहाँ हो? कुसुम उस कचरे के ढेर में काफी देर से रो रही थी। तभी एक भिखारिन की नजर कुसुम पर जाती है और वो उसके पास आती है। ए लड़की, इधर आ। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना आंटी। खाना चाहिए तुझे? हाँ आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, चल मेरे साथ। उसके बाद वो भिखारिन कुसुम को अपने साथ अपने झोपड़ी में ले आती है और उसे भर पेट खाना खिलाती है। चल, अब जाकर उस कमरे में सो जा। कल से अब तुझे भी हमारे साथ भीख मांगने जाना होगा। उसके बाद कुसुम डरते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। अरे माँ, अब ये छोकरी कौन है? पता नहीं बेटी, कचरे की ढेर में परी मिली थी मुझे। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उठा कर लाई हूँ। कल से तू इसे भी अपने साथ भीख मांगने ले जाएगी, समझी? अब सो जा और उसे भी अपने साथ सोने की थोड़ी सी जगह दे दे। कुसुम डरते डरते वहीं सो जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वैसे ही किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तू कैसे पैसे नहीं देगी? मैं भी देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकती है। जल्दी निकाल पैसे, मुझे दारू पीने जाना है। अरे तू आदमी है या जानवर? एक तो खुद कुछ कमाता नहीं है और मैं पूरे दिन भीख मांगकर कूड़ा चुनकर 2 पैसे लेकर आती हूँ, तब तू उसे भी मुझसे मारकर छीन लेता है। हाँ लूंगा, क्योंकि इन पैसों पे मेरा अधिकार है और तुम सब जो भी पैसे भीख मांग कर लाओगी वो सब मुझे दोगी, समझी? नहीं दूंगी तो क्या करेगा? क्या करेगा? अभी बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो आदमी उस भिखारन जुगनू को बहुत मारता है। तभी जुगनू की बेटी सुखिया दौड़कर वहाँ आती है। बापू, माँ को छोड़ दो बापू, वरना माँ मर जाएगी। प्लीज बापू, छोड़ दो माँ को। तभी उसका बाप सुखिया को भी उठाकर पटक देता है और सुखिया के सर से खून बहने लगता है। ये सब देखकर कुसुम काफी ज्यादा डर जाती है। जब वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है तब जुगनू अपनी बेटी से कहती है, सुखिया बेटी, जा इस नई लड़की को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जा बेटी, वरना ये आदमी मेरे साथ साथ किसी दिन तुझे भी मार डालेगा। जा बेटी। नहीं माँ, मैं तुझे ऐसे मरते हुए छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ, तू भी हमारे साथ चल। आखिर इस जिल्लत भरी जिंदगी में रखा ही क्या है। चल माँ, भले ही खाने को रोटी ना मिले लेकिन सुकून तो मिलेगा। अब उठ माँ और चल। उसके बाद सुखिया अपनी माँ और कुसुम को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस झोपड़पट्टी से दूर चली जाती है, जहाँ वो अपना एक छोटा सा घर बनाती है और फिर वहीं रहने लगती है। कुसुम घर में रहकर घर का काम संभालती और वहीं जुगनू और सुखिया मिलकर शहर में भीख मांगते। ऐसे ही कई साल बीत जाता है और दिवाली का त्योहार आता है। तभी शहर से कुछ लोग बड़ी सी गाड़ी से उसके झोपड़ी में आते हैं और उन्हें खूब सारी मिठाई, राशन और कुछ पैसे देकर जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी और मेम साहब जी। माँ, ये लोग कौन थे? अरे बेटी, ये शहर के बड़े लोग हैं। क्या बड़े लोग? माँ, बड़े लोगों के पास बहुत पैसा होता है क्या? हाँ बेटी, बड़े लोगों के पास तो सीधा कुबेर का खजाना होता है। वो कितना भी गरीबों में बांट दे या खर्च कर दे, उनके लिए कभी कम नहीं पड़ता। चलो, शुक्र है भगवान का, उन्होंने किसी को तो हमारी मदद के लिए भेजा। अच्छा, फिर तो माँ मुझे भी बड़े लोग बनना है। अरे बुद्धू, बड़े लोग बनने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे भी तो होने चाहिए, लेकिन हम तो गरीब लोग हैं, फिर हम बड़े लोग कैसे बन सकते हैं? देखना दीदी, मैं एक दिन जरूर बड़े लोग बनूंगी। हाँ जरूर, मेरी बेटी जरूर बड़ा आदमी बनेगी।
अगले दिन दिवाली का त्योहार था। जुगनू अपने दोनों बेटियों के लिए नए कपड़े और खूब सारे मिठाई पटाखे लेकर आती है। कुसुम आज बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि आज पहली बार उसे दिवाली के त्योहार पर इतना सब कुछ एक साथ खाने को मिला था। कुसुम अपने घर से बाहर बाजार की तरफ जा रही थी, तभी उसने कुछ बच्चे को रोते हुए देखा। अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे आज त्योहार वाले दिन क्यों रो रहे हो? दीदी, आज 2 दिन हो गए, लेकिन हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। घर पर भूख से मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दीदी, हमें कुछ खाने को दे दो ना दीदी। ये सुनकर कुसुम की आंखों में आंसू आ जाता है। बच्चों, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए खूब सारा खाना लेकर आती हूँ। कुसुम जब घर आती है और रसोई में जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं, क्योंकि जितना भी पैसा मिला था उन सबका खाना बन चुका था और वो सारा खाना भी अब खत्म हो चुका था। कुसुम परेशान होकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने तो उन बच्चों को वादा किया था खाना देने का। अब मैं उनके लिए खाना कहाँ से लेकर आऊँ? काश मेरे पास भी कोई कुबेर का खजाना होता या कोई जादुई रसोई होती जहाँ की चीजें कभी खत्म ही नहीं होती। तभी कुसुम देखती है कि एक तितली झाड़ी में फंसी झाड़ से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। कुसुम उस तितली को झाड़ से निकाल देती है। तभी वो तितली एक परी में बदल जाती है। आप कौन है? घबराओ नहीं कुसुम, मैं परीलोक की रानी परी हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करूँगी। परी जी, अगर आपको देना है तो कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरी रसोई हमेशा धन धान से भरी रहे, जिससे मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों की खूब मदद कर पाऊँ। ये लो कुसुम, ये 2 सोने और चांदी की चाबी है। सोने की चाबी घुमाते ही तुम्हारे सामने सोने की रसोई प्रकट हो जाएगी और तुम उस रसोई से जितना मर्जी उतना सोना ले सकती हो। और ये दूसरी चाबी चांदी की है। इस चाबी को घुमाते ही तुम्हारे सामने चांदी की रसोई प्रकट हो जाएगी, जिसमें से तुम जितना मर्जी उतना अनाज ले सकती हो। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। आपको नहीं पता, आपने मुझे ये सोने चांदी की रसोई देकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। उसके बाद कुसुम भागते हुए घर जाती है और अपनी माँ और बहन को सारी बातें बताती है। कुसुम, अब देर किस बात की? अब जल्दी से अपने ये शुभ हाथों से चाबी घुमाओ। दोनों चाबी घुमाते ही वहाँ पर एक सोने और चांदी का रसोई प्रकट हो जाता है, जिसके बाद कुसुम कहती है, दीदी और माँ, आप दोनों जाओ और जितने भी गरीब और बेसहारा लोग हैं उन्हें बुलाकर यहाँ ले आओ। उसके बाद कुसुम और उसकी माँ और बहन मिलकर सभी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगते हैं। अब वे लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं और सोने चांदी के रसोई के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। काली गोरी बहन को मिला जादुई सोने और चांदी का फ्रॉक। अरे, आज तो बहुत देर हो गई। जल्दी जल्दी रसोई का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मुझे घर की सफाई भी करनी है। सुहानी इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ सुषमा वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहती है, क्यों री करमजली, मैंने तुझसे चाय बनाने के लिए कहा था ना, लेकिन तुझसे अभी तक रसोई का काम भी खत्म नहीं हुआ। माँ, वो मैं बस चाय बनाने ही जा रही थी, बस ये गंदे बर्तन धोने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सुहानी के इतना कहते ही सुषमा सुहानी के बाल पकड़कर खींचती हुई कहती है, मेरे सामने ये बहाने बनाना बंद कर, वरना तुझे इस घर से बाहर निकालने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगा, समझी? माँ, प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। तभी वहाँ पर सुषमा की बेटी नंदिनी आती है और वो भी अपनी माँ को भड़काते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही किया माँ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आपको पता है, मैंने इसे अपने ड्रेस प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन इसने अभी तक मेरा काम नहीं किया। नंदिनी, मैंने तुम्हारी ड्रेस इसलिए प्रेस नहीं की क्योंकि प्रेस कई दिनों से खराब पड़ी है और मैंने माँ से प्रेस चेक करवाने के लिए कहा भी था। देखा माँ, अभी कैसे अपनी सारी गलती का इल्जाम आप पर लगा रही है।
अरे पता नहीं ये मनहूस कहाँ से मेरी जिंदगी में आ गई। इस काली कलोटी को तो मैं कब का इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती। बस तेरे पिताजी की वजह से चुप बैठी हूँ। इतना कहकर सुषमा जैसी ही सुहानी पर हाथ उठाने जाती है, वैसी ही वहाँ पर सुहानी के पिता महेंद्र आ जाते हैं और वो सुषमा से कहते हैं, अरे बस करो सुषमा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है। अरे मैंने अपनी बेटी के चलते ही तुमसे शादी की थी ताकि तुम उसे एक माँ का प्यार दे सको, लेकिन तुमने तो इस घर में आते ही मेरी बेटी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। उससे दिन भर घर का सारा काम भी करवाती हो, फिर भी तुम्हें उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। अरे इसके जैसे काली कलोटी लड़की को अपनी बेटी कहने से अच्छा तो मैं किसी कुत्ते को अपने घर पर पालना पसंद करूंगी, क्योंकि आपको क्या पता कि इस काली कलोटी के चक्कर में गली मोहल्ले के लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, और न ही मैं अपने किसी दोस्त को अपने घर बुला सकती हूँ। अरे मेरी बेटी काली है तो इसमें उसकी क्या गलती है? और वैसे भी इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। ये ऊपरी सुंदरता तो बस कुछ दिनों की चमक चमक होती है, लेकिन तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुमने कभी मेरी बेटी को माँ का प्यार देने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मेरे लिए मेरी दोनों बेटियाँ एक समान है, इसलिए सुहानी बेटा तुम चिंता मत करो। तुम बस फटाफट से मेरे लिए चाय बना कर लाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। ठीक है पिताजी। अरे पिताजी ये क्या बात हुई, आप मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ही तोहफे लेकर आया हूँ। और इस तरह सुहानी फटाफट से सबके लिए चाय बनाकर हॉल में ले आती है, जहाँ सब लोग आराम से सोफे पर बैठे होते हैं। तभी महेंद्र अपनी दोनों बेटियों को तोहफे में बहुत ही सुंदर ड्रेस देता है, जिसे देखकर दोनों बहनें ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच पिताजी, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसका ये कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गोरी हूँ। लेकिन सुहानी की ये लाल कलर की ड्रेस तो बहुत अजीब लग रही है और इसके इस काले चेहरे पर तो ये बिल्कुल भी ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी। आपको तो इसके लिए व्हाइट कलर की ड्रेस लानी चाहिए थी। नंदिनी की ये बात सुनकर सुहानी उदास हो जाती है। तभी उसके पिता कहते हैं, नंदिनी तुम भी अपनी माँ की तरह अपनी बहन का मजाक उड़ाना बंद करो। अपने पिता की ये बात सुनकर नंदिनी का मुंह बन जाता है। तभी जब अगले दिन दोनों बहनें कॉलेज जाती है तो कॉलेज में नकुल नाम का एक बहुत ही अमीर और हैंडसम लड़का पढ़ा करता था और वो सुहानी को बहुत पसंद किया करता था, क्योंकि सुहानी भले ही दिखने में काली हो लेकिन वो मन की बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की थी, जिस वजह से नकुल उसे बहुत पसंद किया करता था। तभी जब नकुल सुहानी को कॉलेज में देखता है तो वो मन ही मन सोचता है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुहानी से अपने दिल की बात कहकर रहूंगा, पर मैं उसे कैसे कहूँ? हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं सुहानी की बहन नंदिनी से बात करके देखता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। अरे नंदिनी तुम क्लास के अंदर क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी है क्या? तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। और हाँ खबरदार जो तुमने ये बात पिताजी को बताई तो। इतना कहकर नंदिनी क्लास से बाहर आ जाती है और कहती है, ये सही मौका है, आज मैं नकुल को अपने दिल की बात कहकर रहूंगी। इतना कहकर नंदिनी नकुल के पास जाती है और उससे कहती है, हाय नकुल कैसी हो तुम? क्या तुम आज क्लास में नहीं गए? नहीं, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसका मतलब तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो? इतना कहकर नंदिनी मन ही मन सोचती है, लगता है नकुल भी मुझसे अपने दिल की बात कहना चाहता है, आखिर मैं हूँ ही इतनी सुंदर। वो दरअसल मैं तुम्हारी बहन सुहानी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? नकुल की ये बात सुनकर नंदिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इस नकुल को मेरी काली कलूटी बहन कैसे पसंद आ सकती है? अरे मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। इतना कहकर नंदिनी गुस्से में घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को नंदिनी के खिलाफ सारी झूठी बातें बता देती है, जिसके बाद सुहानी के घर आते ही सुषमा उसे बहुत मारती है। तभी सुहानी कहती है, माँ आखिर आप मुझे क्यों मार रही हैं? मेरी गलती क्या है? अरे मनहूस तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी का दिल दुखाने की? आज तेरी वजह से मेरी बेटी को उसका प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि वो लड़का मेरी बेटी को नहीं तुझे पसंद करता है। माँ भला इन सब में मेरी क्या गलती है? हाँ माँ भला इसमें सुहानी की क्या गलती है?
आप इसे कुछ मत कहो और सुहानी तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर नंदिनी सुहानी को मारने के लिए उसे पहाड़ी के पास ले जाती है और उसे वहां से धक्का दे देती है। और सुहानी जैसे ही पहाड़ी से नीचे गिर रही होती है, वैसे ही एक सुंदर सी परी आकर सुहानी को बचा लेती है और उससे कहती है, सुहानी क्या तुम ठीक हो? अरे आपको मेरा नाम कैसे पता चला? सुहानी मैं एक परी हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ते ही मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी इस बहन ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। फिर भी मैं तुम दोनों को ये जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक देना चाहती हूँ। और इसमें से अगर तुम चांदी का फ्रॉक चुनती हो तो तुम लोगों की मदद कर सकती हो, और अगर तुम सोने का फ्रॉक चुनती हो तो तुम किसी भी चीज को सोने का बना सकती हो। परी की ये बात सुनकर नंदिनी कहती है, अरे वाह, फिर तो मैं ये जादुई सोने का फ्रॉक ही लूंगी ताकि मैं इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन सकूं। लेकिन मुझे तो ये चांदी का फ्रॉक ही चाहिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। इतना कहकर दोनों ही बहनें अपनी अपनी जादुई फ्रॉक पहन लेती है। और वो जादुई फ्रॉक पहनती ही सुहानी बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है और वो गरीब और लाचार लोगों की मदद करने लगती है। वहीं नंदिनी घर जाती ही जादुई सोने के फ्रॉक से कहती है, हे मेरे जादुई सोने के फ्रॉक, मेरी आंखों के सामने जितनी भी चीजें तुम उन सभी चीजों को सोने का बना दो। नंदिनी इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है और वो भी सभी चीजों के साथ सोने की बन जाती है, जिसे देखकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अरे माँ, ये आपको क्या हो गया है? आप सोने की मूर्ति कैसे बन गई? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना कहकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वहाँ पर सुहानी आती है और नंदिनी उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद सुहानी अपने जादुई चांदी की फ्रॉक की मदद से अपनी माँ को फिर से पहले की तरह बना देती है। जिसके बाद सुषमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी सुहानी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और खुशी खुशी सुहानी की शादी नकुल से करवा देती है। जिसके बाद दोनों ही बहनें अब हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं।